हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। आज जो मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है, इनकी दो खसूसियात हैं। एक तो ये मेरे हमनाम भी हैं, उस्मान भाई बिल्कुल। मोहम्मद उस्मान। जी, और दूसरा ये है कि इनकी एक एम्पायर भी है, इनका मल्टाई नाम का स्टार्टअप भी है। जी जी बिल्कुल, एम्पायर तो नहीं पर इंशाल्लाह एम्पायर बनाएंगे। इंशाल्लाह। अभी स्ट्रगल चल रही है। सही। जी उस्मान भाई, बस आखिरी दिन चल रहे हैं, बस अब यहाँ से जाने वाले हैं। आप जी आज ही आप बता रहे थे चले जाएंगे, इंशाल्लाह। तो कैसा ये सफ़र गुजरा, क्या हुआ? यार सफ़र तो शुरू में बड़ा बहुत ही कठिन था, अच्छा। क्योंकि जब आप सोच के आते हो ना बहुत दूर से, आपको लगता है कि एक तो ब्रेडफोर्ड से एफिलिएशन थी, दूसरा फिर आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होगा। आप पहली दफ़ा यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हो, लेकिन जब आप यहाँ पे आते हो तो डिसअपॉइंटमेंट इस वजह से होती है, शायद आपको ना हुई हो क्योंकि आपके आने तक बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, हॉस्टल आबाद हो चुके हैं। जब हम आए थे यहाँ पे तो न्यू बिल्डिंग बन रही थी अभी, तो इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी पूरे कैंपस की, क्योंकि मेरे हिसाब से 300 स्ट्रेंथ होगी, तो इसलिए ज़रा सोशल लाइफ ज़रा कम थी। तो इसलिए शुरू का 1 डेढ़ साल 1 साल मुश्किल था। तब तक चूँकि दोस्त भी नहीं बने हुए थे इतने, तो ज़रा मुश्किल था। उसके बाद तकरीबन कोविड लग गया, फिर दोस्तियाँ शुरू हुई हैं। तो उसके बाद वाला जो टाइम था, मतलब पहले 2 सेमेस्टर ज़रा मुश्किल थे, लेकिन उसके बाद जो से 6 सेमेस्टर थे, वंडरफुल एक्सपीरियंस, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। उस्मान भाई फोर्थ ईयर के मेरे सीनियर हैं और इनका बीबीए डिपार्टमेंट है। जी जी। बीबीए में क्या सोच गए थे? यार बीबी में क्या सोच के आया था, नंबर वन तो सबसे पहले ये चीज़ थी कि मैंने शुरू से ही मैं मैथ से भागता था। अच्छा। हाँ, मैंने एफएससी में 3 महीने बायो पढ़ी, उसके बाद मैं मैथ्स में आ गया क्योंकि मेडिकल का मुझे कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। ज़बरदस्ती मैंने मैथ्स पढ़ी। तो HTML PHP मुझे शुरू से आता था, लेकिन क्योंकि मेरी मैथ गंदी थी, मुझे लगा मुझे नहीं परसू करना चाहिए। अलबत्ता मैंने सिविल में अप्लाई किया एक जगह, उधर सेलेक्ट हो गया। मैंने एक जगह अप्लाई किया डबल ई में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, उधर सेलेक्ट हो गया। एक और जगह मैंने अप्लाई किया था कंप्यूटर साइंस में, उधर सेलेक्ट हो गया। नमल में मैंने BBA में अप्लाई किया था। अच्छा। तो मैंने ये सोचा कि यार तीनों जगह मुझे मैथ्स करनी पड़ेगी, मुझे BBA में मैथ्स नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि अगर मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट करता हूँ जो कि लाहौर या इस्लामाबाद में है, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ इन टच रहूँगा जिनके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ऑलरेडी गुजार चुका हूँ। जी वही हाँ। दोस्त होंगे, वही साथ जा रहे हैं। या लाहौर में भी रिलेटिव्स हैं, इस्लामाबाद में भी रिलेटिव्स हैं, तो थोड़ी सी स्पेस चाहिए थी उनसे, तो इसलिए नमल और BBA ऑप्ट किया था। और आपका ये ख्याल ठीक था कि बीबीए में मैथ नहीं है? मैंने तो सुना स्टैट्स और अकाउंटिंग और इस तरह की चीज़ें हैं। यार हाँ, स्टैट्स है, अकाउंटिंग है, बहुत कुछ, फाइनेंस है, बिजनेस मैथ्स है, लेकिन स्टिल जो हमने एफएससी में अलजबरा पढ़ी है ना, उससे कहीं बेहतर है। अलजबरा और ट्रिग्नोमेट्री और क्या क्या पढ़े हैं, कैलकुलस, कैलकुलस पढ़ी है, उस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और डेरिवेशन उनसे इजी है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आपको इतना पढ़ना नहीं पड़ता और आप पास हो जाते हो। अच्छा। हाँ आपने तो एक स्टार्टअप भी शुरू कर दिया, उसके बारे में बताएं। जी, स्टार्टअप मैंने 2019 का दिसंबर था। एक दोस्त है नबील बकर में, BBA में ही है, जी। वो अपने गांव से लेके आया था कुछ माल्टे, अच्छी से ना, जी। क्या कहते हैं उसे, शॉपर टाइप में। तो मुझे बड़े प्यारे लगे, मैंने कहा यार इस तरह के आम मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। तो मैंने उनको, मेरे पास था, मैं एक सोसाइटी में था नमल की, उनका मेरे पास कैमरा था, मैंने कैमरे से ही उसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई अच्छी सी। और मैंने चूँकि मैं दोस्त से मैंने लिए थे, मैंने उसके नाम से ही पेज बनाया फेसबुक पे, नबील ऑरेंज फार्म के नाम से। मैंने वो अपलोड किए जी। पिक्चर्स अच्छी अच्छी, उन पे नीचे थोड़ा सा मैंने वाटर मार्क लगा दिया। अपलोड करके मैंने उस पर फेसबुक ऐड लगा दी। तब मुझे नहीं पता था कि इसकी परचेज प्राइस क्या है, इसमें कॉस्ट क्या है, इसकी डिलीवरी क्या है, इस पर मार्केटिंग एक्सपेंस कितना आएगा, व्हाट्सएवर। मैंने बस ये सोच के लगा दिया कि अगर मार्केट में मुझे 800 हज़ार रुपये में 20 किलो या 100 दाने ऑरेंज के मिल रहे हैं ना, तो इसका ये मतलब है कि फार्मर से मिलूंगा तो मुझे 300 के मिलेंगे, जी। और मैं इसको 600 तक डिलीवर कर दूंगा। तो मैंने जो पहला ऑर्डर लिया था 20 kg ऑरेंज का, वो मैंने लिया था 600 रुपये का। फिर जब मैंने एक्सप्लोर किया, मुझे पता लगा नहीं इतना सस्ता भी नहीं है, थोड़ा महंगा है। अच्छा। तो मैंने उसको प्राइस को किया 700, फिर मैंने किया 850। तो एंड तक मैंने मतलब कि उस एक वीक में मैंने कोई 26 ऑर्डर लिए,
और एंड वाला ऑर्डर जो सबसे महंगा ऑर्डर था वो मैंने लिया 1650 का। अच्छा। लेकिन 26 ऑर्डर्स में से मैंने डिलीवर एक ऑर्डर किया, वो भी इस तरह के बॉक्सेस नहीं थे मेरे पास। मैं पहले फैसलाबाद गया, वहाँ पे मेरे फूफा हैं, उनका ये गत्ते के डब्बों का काम है ना, तो मैं वो बॉक्सेस लेके आया वहाँ से। बॉक्सेस लेके आके मैंने इधर मूसा खेल बाग से जाके, अच्छा ये होता है कि जब आप छोटे वेंडर हो ना, जी। तो आपको कोई ठेकेदार मुंह नहीं लगाता, आपको कोई फार्मर मुंह नहीं लगाता कि इसने क्या 2 4 20 डब्बे ले लेगा, जी 50 ले लेगा। उनका तो रोजाना को ट्रकों का काम होता बिल्कुल। है, कंटेनर का काम होता है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैंने थोड़े से आपसे 20 25 डब्बे लेने। कहता है यार 20, या तो आप जाके मंडी से लो, या फिर आपने मुझसे लेने तो फिर आप मुझसे एक तोड़ा ले लो वैसे खाने के लिए। मैंने कहा चले एक तोड़ा दे दे, एक बोरी। उसने मुझे एक बोरी दी, मैं हॉस्टल लेके आया, ला के उसको मैंने बाल्टी में डाल के धोए, उनको रगड़ के साफ़ किया। सही। उनको जो फैसलाबाद से मैं 5 डब्बे ले गया था, ये 10 थे गालबन, उनमें पैक किया। इस्लामाबाद का ऑर्डर था किसी ई सेक्टर का, मुझे अभी भी याद है। तो हम तब हमारे पास बाइक नहीं होती थी हॉस्टल में, सीनियर्स के पास होती थी। हम तो फर्स्ट ईयर में थे या सेकंड ईयर का स्टार्ट था, सेकंड ईयर का स्टार्ट था। तो वो 20 किलो का डब्बा हम बंद तक लेके आए बड़ी मुश्किल से। उसके ऊपर कस्टमर का एड्रेस वगैरह लिख दिया, बंद से हमने इस्लामाबाद की गाड़ी में रखवाया। वहाँ से दोस्त ने पिक किया और उसने कस्टमर को डिलीवर किया, और उसने उससे 850 कैश लिया। वो इट वाज द ओनली ऑर्डर अच्छा। जो हमने 2019 में पूरे एक साल में डिलीवर किया। उसके बाद 2020 में कोविड लग गया, कुछ कुछ भी नहीं था करने को सिवाय डिप्रेशन के। तो अच्छा। मैंने सोचा कि इस पे वर्क करते हैं, लेट्स फाइंड आउट कि लॉजिस्टिक्स कैसे हैंडल करनी है, मार्केटिंग, पैकेजिंग, सोर्सिंग। तो पैकेजिंग हमने बनवाई, फिर अपने कोई 26 27 हज़ार की हमने अपनी पैकेजिंग ऑर्डर की, 250 डब्बे अपने ब्रांडिंग के साथ। और उसके बाद हमने सोर्सिंग की बक्खर के रीजन में, मियाँ वाली के रीजन में। तो 2020 के दिसंबर में हमने तकरीबन 5 हफ्ते ऑपरेट किया और हमने 270 से 280 बॉक्सेस डिलीवर किए। हमारा रेवेन्यू तकरीबन 4 लाख था, 88,000 हमारा नेट प्रॉफिट था 2020 में। उसके बाद 2021 आ गया। 2021 में हमने मैंगोज़ के लिए ऑपरेट किया रहीम यार ख़ान से। मैं रहीम यार ख़ान था, 2 हफ्ते में रहीम यार ख़ान रहा हूँ वहाँ पे। इतनी कोई शदीद वाली मैंने गर्मी और ज़लालत बर्दाश्त की। ऐसा था कि वहाँ पे लाइट, जिस गांव में मैं रह रहा था, जी ज़ाहिर पीर के नाम से गांव था, वहाँ पे एक तो लाइट बहुत जाती है, मतलब लाइट आती ही कम है, और सही। आने वाला हिसाब ज़्यादा है। तो लोग वहाँ पे सोलर पे गुजारा कर रहे होते हैं दिन को रात को, मतलब कि अंधेरा हुआ तो सोलर भी बंद। बैटरीज का इतना सीन नहीं था। और दूसरा वहाँ पे इंटरनेट नहीं था। तीसरा वहाँ पे अगर मैंने वॉशरूम करना है तो मैं मस्जिद जाता था। चौथा मैंने नहाना है तो मैं ट्यूबवेल में जाता था। अच्छा। तो ये सीन था। मैंने 2 हफ्ते वहाँ पे खवारी की। तो हमने तब तकरीबन 300 डब्बे हमने मैंगोज़ के बेचे ऑनलाइन। उसमें हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया क्योंकि पेरिशेबल आइटम थी और गर्मियाँ थी। जी मैंगोज़ या तो डिलीवर होते होते ख़राब हो जाते थे, या कस्टमर रिफ्यूज़ कर देता था। अक्सर जी रिफ्यूज़ल रेशो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है। जी। तो हमने उसमें भी कोई 1 महीना ऑपरेट किया, जिसमें से मैं 2 हफ्ते वहाँ पे था रहीम यार खान में, बाकी मैं घर आ गया था। बाकी मैंने ऑनलाइन देखा सारा। तो हमने कोई 19 20 हज़ार कमाया। उसके बाद अभी जो सा रिसेंट दिसंबर गुजरा है, इस पे मैंने ज़रा फुल फ्लेज ऑरेंज को ऑपरेट करने का सोचा। हमने कोई 1000 बॉक्सेस ऑर्डर किए, और तकरीबन 450 नहीं सॉरी 750 हमने अपने कस्टमर्स को, 750 से 800 डिलीवर किए हमने कस्टमर्स को। और हमने तकरीबन 5 लाख के इर्द गिर्द हमारा रेवेन्यू तकरीबन था, 23 लाख 24 लाख अच्छा। दिसंबर और जनवरी में, 2 महीनों में। और हमारा जो सा नेट प्रॉफिट था वो 5 साढ़े 4 5 साढ़े 5 लाख के बीच में था। मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया जी सच। तो ये कंपायर है। उसके बाद अभी रिसेंटली आलू बुखारा, खुबानी, आड़ू ऐड किए हमने, चेरीज डिलीवर किए अपने कस्टमर्स को लाहौर में। तो लेट्स सी किधर जाता है। शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई होगी क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक प्रोसेस है, मतलब लेके फिर डिलीवर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो शुरू में मुश्किल नहीं हुई क्योंकि आप तो पढ़ाई के लिए आए थे, तो किसी पॉइंट पे, और ये भी नहीं पता था कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं, या इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो किसी पॉइंट पे आगे ये नहीं हुआ कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। यार कुछ होती हैं ड्राइविंग फोर्सेस जो आपको ड्राइव करती हैं। अच्छा, तो ये एक ब्रेक के बाद फिर वेलकम करते हैं। 2019 में जब हमने एक बॉक्स शिप किया था ना, पूरे
साल में, मतलब किया तो हमने स्टार्ट दिसंबर में किया था, लेकिन चूंकि हमने फिर डब्बा ही डिलीवर किया तो मैं अच्छा। उसे पूरे साल की यही कामयाबी समझता हूँ कि हमने एक डब्बा शिप किया था। अच्छा। तो तब रिस्पॉन्स देखा था कस्टमर्स का, अच्छा। ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखा था कि अगर हमारे पास 26 ऑर्डर्स थे ना, लेकिन हमारे पास जो उनसी क्यूरीज थी वो कोई 200 से ऊपर थी, अच्छा। 200-300 से ऊपर थी। लोग जो आके पूछते थे कि आपके पास कौन से ऑरेंजेस हैं, आप कहाँ से शिप कर रहे हो, कैसे डिलीवर करते हो, आपके ऑरेंज में फ़र्क क्या है, आपके पास शकरी है, मौसमी है, माल्टा है, किन्नू है, रेड ब्लड है। अच्छा, रेड ब्लड का तब तक मुझे खुद भी नहीं आइडिया था, अच्छा। और रेड ब्लड अब तक का सबसे बड़ा हिट है, मतलब अच्छा। इट हैज़ बीन द मेजर रेवेन्यू अर्निंग रिसोर्स फॉर माल्टाई। तो अब तक पता भी नहीं था कि ये रेड ब्लड भी कोई चीज़ है, मैंने खुद पर्सनली टेस्ट नहीं किया हुआ था। अच्छा। लेकिन जब ऐड लगाया तो लोग आए तो लोगों ने बताया कि यार ये शकरी भी होता है, मुझे नहीं पता था। मेरे लिए एक होता था माल्टा, एक होता था किन्नू, दैट्स इट। तब जाके मुझे पता लगा कि एक शकरी होता है, एक माल्टा होता है, एक मौसमी होता है, एक जाफा होता है, फिर एक रेड ब्लड होता है, उसमें भी एक रूबी होता है, एक मोरो होता है। तो जब ये मैंने देखा ना कि ऑडियंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है, तो मैंने सोचा कि कोई बात है, कोई फैक्टर है। फैक्टर है, कोई अपॉर्चुनिटी है, तो लोग देख रहे हैं। उसके बाद 2-3 महीनों बाद ही तकरीबन कोविड लग गया, तो और कुछ करने को था नहीं, तो फ्रीलांसिंग मैं बिल्कुल नहीं करता, अच्छा। या बिल्कुल अगर कोई मुझे दोस्तों की तरफ से कोई प्रोजेक्ट आ जाए, मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करता हूँ तो मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन डायरेक्टली मैं खुद फाइवर पे जाके या इधर मैं नहीं करता, मुझसे होती भी नहीं है, मुझसे कस्टमर से डीलिंग नहीं होती। तो मैंने फिर इस पर वर्क शुरू किया, मैंने कहा पैकेजिंग। अब मैंने पैकेजिंग के लिए डिफरेंट कंपनीज को रीच किया, पाकिस्तान में 2-3 है, बुल्ले शाह पैकेजिंग, जी। एक है रुशान पैकेजिंग। इनको जो मैंने रीच किया तो पता लगा कि इनकी जो मिनिमम प्रिंटिंग है वो 2000 है, मतलब 2000 से कम आप बिल्कुल। डब्बा प्रिंट नहीं करवा जी। सकते। और 2000 प्रिंट करवाना तो आपको उसके लिए चाहिए कम से कम 1.5 लाख की 2 लाख की जी। इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो बड़ी मुश्किल से जाके उनको मना के 250 डब्बों पे मैं लेके आया। 2000 से उनकी मैंने मिनिमम क्वान्टिटी 250 की, और उनको मैंने 26,000 के मैंने अपने बॉक्सेस बनवा लिए 250 डब्बे। तो जब आप पहला स्टेप ले लेते हो ना, मतलब आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, या आपने वेदर इट बी फॉर इन्वेंट्री या मार्केटिंग की हो, तो फिर आप कहते हो कि यार एक स्टेप ले लिया है, अभी तक सब ठीक है, आप एक और स्टेप ले लो, सही है। तब भी सब ठीक होगा। तो ऐसा ऐसा कर ही जाता रहता है। तो एक तो कोविड रीज़न थी कि यार कुछ है नहीं करने को, तो अच्छा। कुछ करें जिससे टाइम अच्छा स्पेंड हो, और जो उनसा माइंड में डिप्रेशन चल रहा है ना घर में बंद होके, वो ज़रा ख़त्म हो। दूसरा कुछ लोग थे जिनको मैंने आइडिया बताया, मतलब मैंने बताया कि इसमें इतना पोटेंशियल है, तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, बड़ा सपोर्ट किया, तो उसकी वजह से चला। और दूसरा ये कि मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, और पढ़ाई के दौरान मैनेज करना, तो पढ़ाई वाज माय सेकेंडरी प्रायोरिटी। तो फर्स्ट पे यही रखी है मैंने। ये नहीं कि मेरा जीपीए बहुत डाउन हो गया, स्टिल आई एम एट 2.7, लेकिन हाँ माल्टाई को मैंने फर्स्ट पे रखा था, और पढ़ाई सेकंड पे थी। अच्छा। और बीबीए की जो एजुकेशन थी इसने कितना हेल्प किया आपको एक बिजनेस सेटअप करने में? यार बीबीए की एजुकेशन मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं तीसरे सेमेस्टर में था, सही। और जब मैंने इसको बकायदा एक बिजनेस बनाया तो मैं 5वें सेमेस्टर में था। अच्छा। तो मतलब कि जो मैं पहले इम्प्लीमेंट कर चुका होता था, वेदर इट बी अ मार्केटिंग और मैनेजिंग विद पीपल और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, तो जो मैं पहले ऑलरेडी प्रैक्टिकली इसको मैं एक्सपीरियंस कर चुका होता था, वो मैं जाके बाद में बुक में पढ़ता था, अच्छा। क्योंकि वो हमने जाके 6 में 5 में 7 में 8 सेमेस्टर्स में पढ़ा है। तो जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में पहले कोई चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हो, और फिर बाद में जब आप बुक पढ़ते हो, तो बुक ये होती है कि आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके बता देती है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट्स कैसे, जाइंट्स कैसे इस फील्ड को ऑपरेट कर रही हैं। जी। लेकिन है ये कि बीबीए ने एज सच कोई बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं किया, लेकिन ये है कि आपको एक ब्रॉडर रिस्पेक्ट मिल जाता है कि बड़ी कंपनीज इस चीज़ को कैसे कर रही हैं जो आप कर रहे हो। और ये सारा बिजनेस अगर आप बीबीए ना भी करते तो ये आप खड़ा कर सकते थे? जो अ, जो स्टेप्स आपने लिए वही अगर आप लेते तो? मैं समझता हूँ कि अगर मैं बिजनेस ना पढ़ा होता तो
मेरा इंटरेक्ट नहीं होता ऐसे लोगों से जो मेरी क्लास में जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं। अच्छा अगर मैं बिजनेस ना पढ़ा होता तो मेरी नबील से नहीं दोस्ती होती जो मुझे माल्टा ला के खिलाता, अच्छा। तो मुझे बिल्कुल आइडिया आता। बिल्कुल। तो वसीले बनते हैं। तो जब उसने माल्टे ला के दिखाए तो ही मुझे आइडिया आया बिल्कुल कि ये भी बिक सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ हो रही है ना वो ऑलरेडी लिखी हुई होती है। अगर मैं बीबीए में आया हूँ तो और नवल के बीबीए में आया हूँ तो इसलिए आया था कि माल्टाई ने बनना था। तो ये सीन और पहले खुद आपने अकेले स्टार्ट किया होगा, फिर आगे आगे लोग जुड़ते गए आपके साथ, लोगों को मैनेज कैसे किया, क्योंकि बिजनेस अकेले तो बंदा चला नहीं है सकता। जी। जब स्टार्ट किया था तो नबील वाज अ पार्टनर ऑफ माइन। 50% के शेयर होल्डर थे, लेकिन उसके बाद नबील ने फाइनेंस परसू करना था और उसने फिर अपनी एजुकेशन परसू करनी थी मास्टर्स के लिए। तो पिछले साल जब हमने मैंगोस का किया तो उसके बाद ही पार्टेड अवे। तो हुआ ये कि लोगों को मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है जब आप ट्रेडिशनल मार्केट में एंटर होते हो। जी आप पढ़े लिखे हो लेकिन जो उनसा आपका सप्लायर है वो एक गांव वाला है, एक फार्मर है जिसको ना आपके बिजनेस मॉडल का पता है, ना वो आप जैसे लोगों से पहले डील कर चुका है। बिल्कुल। ठीक है, वो डील करता है ठेकेदारों से, मंडियों वालों से, आड़तियों से। वो इतने एजुकेटेड लोगों से या बच्चों से, उनके दाढ़ी मूछ हमारी तब आना शुरू हुई थी तो उनसे वो डील नहीं करते, ना बिल्कुल उनको एक्सपीरियंस होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला था, समझ नहीं आती थी उनको साहब क्या की बात करनी है, अंकल क्या की बात करनी है, भाई क्या की बात करनी है, चचा क्या की बात करनी है। बहरहाल बड़ा मुश्किल रहा है ठेकेदारों को और इनको डील करना अभी भी बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। लेकिन ये है कि अब ज़रा से उनका माइंडसेट समझ आ गया, उनकी बोली समझ आ गई है तो हो जाता है। मुश्किल रहा है, सबसे मुश्किल चीज़ यही रही है इस ओवरऑल इस फील्ड में, लेकिन हो जाता है। कैसे कोप किया, कोई एक दो स्टेप्स? एक दो स्टेप्स कैसे कोप किया। एक तो ये है ना कि आपने प्यार से, मोहब्बत से उनको सब्र से। आपने समझाना है, उनको आपने काम रखना है। मतलब कि मौके ऐसे भी आते हैं कि वो लड़ाई पे भी आना जी उतर आते हैं कि इधर मूसा खेल में ही हम जब माल्टे ले रहे थे तो मैंने उनको पहले ही कहा हुआ था कि मैंने आपसे एक साइज़ के ऑरेंजेस लेने हैं, और मैं इसी के पैसे दूंगा, आप मुझसे पहले रेट फिक्स कर लें। लेकिन जब लेना शुरू किए तो वो छोटे बड़े डाल रहे थे, अच्छा। तो मैंने वहाँ पे उनको रोका तो वहाँ पे ज़रा हमारी हुई, लेकिन स्टिल मैनेज कर लिया ठीक से, अल्लाह का शुक्र है। होता है लेकिन ये है कि आप मैनेज कर लेते हो। बस आपने आपने गुस्सा नहीं करना, अगला बंदा गुस्सा कर ले उसका नुकसान नहीं है। अगर आपने गुस्सा कर लिया तो आपका नुकसान इस सूरत में है कि आपका सप्लायर ख़त्म हो जाएगा। सही। अब जिनसे मैंने पिछले साल लिए या उससे पिछले साल लिए, दे स्टिल कैन बी अ गुड सप्लायर, मैं उनसे अगले साल फिर ले सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी तरफ से नहीं बिगाड़ी। बिल्कुल ऐसे ही। और जो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आपकी ये एक्सपेंशन होती गई, एक्सपेंशन के साथ मतलब आपका खुद अपना व्यू भी चेंज होता जाता है, आपको चीज़ों की बेहतर समझ आना शुरू हो जाती है। तो अब आप में क्या डिफरेंस है जब आपने स्टार्ट किया था उससे, क्या मतलब एक रेडिकल डिफरेंस आता है इतने अरसे के एक्सपीरियंस के बाद? मेरी पर्सनल लाइफ में पूछ रहे हैं या पर्सनल लाइफ में भी आपका मतलब चेंज आता है, हर लाइफ में मतलब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में भी आपकी तब्दीली आती है, तो क्या तब्दीली थी हर तरह से? यार ऐसे है कि पर्सनल लाइफ में तो मैंने इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं देखी, मतलब कि स्कूल फ्री, कॉलेज उसके बाद फ्री, सही। यूनिवर्सिटी तो वैसे ही फ्री, हम्म। तो इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं देखी थी। लेकिन जब ये मैंने स्टार्ट किया तो लिटरली ऐसे ऐसे 4 4 5 5 दिन लगातार गुजरे हैं जिसमें मैं सोया नहीं हूँ, जिसमें मैं नहाया नहीं हूँ, जिसमें मैं फील्ड्स पे ख्वार होता रहूँ। तो एक तो ये आया कि जहन में पता लगा कि इस बात पे यकीन हुआ कि कुछ भी हो जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। अच्छा। मतलब कि आप समझते हो ना कि बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा, आप बैंकरप्ट हो जाओगे, लेकिन स्टिल यू विल बी एबल टू कोप विद इट, बिल्कुल आप उससे निपटने के काबिल हो जाओगे। बिल्कुल। ऐसे भी मौके आए दो से तीन दफ़ा ऐसे मौके आए कि जब मैं लिटरली रोया हूँ। पहला मौका था जब हमारी पहली शिपमेंट थी माल्टाई की, हमारे पास कोई 100 ऑर्डर्स थे। अब बॉक्सेस लाहौर में पड़े थे, मैं लाहौर से मैं पाकपतन से लाहौर गया हूँ, बॉक्सेस मैंने पिक किए हैं, बस की छत में रखवाए हैं,
वो बस वाले थे मियाँ वाली, इधर बखर रीजन के, तो उन्होंने बड़ा ख्वार किया। तो उस ख्वारी के दौरान मैं थोड़ा सा, मुझे ये हुआ कि या अल्लाह मुझे किस मसले में डाल दिया। अच्छा, उसके बाद हमने जब 100 डब्बे हमने पैक करवाने थे, तो हम लेबर के साथ लगे हैं, एक एक पीस रखवा रहे हैं डब्बे के अंदर, उसको देख रहे हैं, उसको पैक कर रहे हैं, उसको टेपे लगा रहे हैं, डब्बा बना रहे हैं। फिर 100 डब्बे उठा के कैरी में रखे हैं, फिर एक कैरी से दूसरी कैरी में 100 डब्बे मैंने अकेले नहीं शिफ्ट किए हैं। तो मेरी जो कमर थी वो बिल्कुल बैठ गई थी। बिल्कुल। तो वहाँ पे मैं रोया था कि यार ये नहीं हो रहा, कुछ आसान काम कर लो। लेकिन फिर जब आप कस्टमर को कोई अच्छी चीज़ डिलीवर कर देते हो, और जब आप कस्टमर का रिएक्शन देखते हो अच्छे वाला, तो आप कहते हो कि यार कोई बात नहीं, थोड़ी मुश्किल है, बाद में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये है कि कस्टमर्स को कीप सप्लाइंग देम व्हाटएवर दे लाइक। तो ये सीन था। बिजनेस माइंडसेट शुरू से था या ये टाइम के साथ बनाया? नहीं, बिजनेस माइंडसेट शुरू से ही था, क्योंकि फैमिली में जॉब वाले मैंने नहीं देखे अपने, एक दो लोग होंगे, सारे लोग बिजनेस के थे। ठीक। तो जॉब का शुरू से ही सीन नहीं था। और दूसरा ये था कि जब नमल में आए तो यहाँ पे कहते थे कि नमल में शुरू से उन्होंने माइंडसेट बनाया हुआ कि आपने अपना बिजनेस बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप लेके आना है। तो शुरू से ये था कि अपना ही कुछ ना कुछ करना है। जॉब हाँ कर ली एक आधे साल के लिए, अच्छा। एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन बिजनेस अपना सेटल करना है। वो जॉब एक्सपीरियंस कैसे था? आपने जॉब की है एक साल? नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर अगर करनी पड़ी तो मैं हाँ। कर लूँगा एक आधे साल के लिए, जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस ऑफ अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिल्कुल। ताकि मुझे पता लगे कि हाउ थिंग्स वर्क। यूनिवर्सिटी लाइफ को कैसे मैनेज किया? क्योंकि यहाँ भी दोस्त थे, दोस्तों के साथ एक मजा करने का भी दिल कर रहा था इंसान का, लेकिन आपने एक बिजनेस भी सेटअप करना था, क्योंकि आपकी एक डायरेक्शन ही अलग होती है दोस्तों से। तो वो कैसे लेके चलते हैं, चला आपने? कई दफ़ा ऐसे हुआ कि दोस्तों का प्लान होता था। अभी जब लास्ट टाइम हमारा सेमेस्टर ख़त्म हुआ जनवरी में, तो इनका प्लान था हमें इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद से हमने पेशावर जाना है, पेशावर पूरा एक्सप्लोर करना है, पेशावर के खाने चरसी टिक्का काबली पुलाव खाना है। फिर वहाँ से हम जाएंगे मुजफ्फरगढ़, वहाँ पे हम रहेंगे एक दो दिन, वहाँ पे हम बटेर बुटेर खाएंगे, फिर अपने घरों को जाएंगे। सही। और जनवरी में मेरा सीज़न पीक पे था ऑरेंज का, जी। तो मैं हॉस्टल में था। और हॉस्टल के अलावा मैं बकर रहा हूँ 2-3 दिन। उसके अलावा मैं सरगोदा रहा हूँ। बकर की मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि हम गए वहाँ पे, मैं था, मेरे साथ दोस्त था साकिब, ही वॉज काइंड ऑफ हेल्पिंग हैंड फॉर मी। तो अब जिन से हमने लेने थे अपने ऑरेंजेस रेड ब्लड, उनकी कोई तकरीबन ज़मीन थी 1400 एकड़, 5-6 हज़ार कनाल बनते हैं। तो हम उनके पास जाके रहे। तो अब लगते तो काफ़ी अमीर लोग हैं, मतलब थे भी अमीर लोग, लेकिन उनकी हॉस्पिटैलिटी ने बड़ा मायूस किया ना। उन्होंने हमें, मतलब कि हम उनके डेरे में रहे थे, तो ना खाने के कोई आसार थे, ना पानी का कोई पूछता था। अच्छा। बस सुबह 7 बजे ये होता था कि उठ जाओ और हम हमारे बिस्तरे में दे दो। अच्छा। तो ये एक्सपीरियंस किया हमने कि लोग सुबह 7 बजे उठा के आ जाते हैं कि मैं हमारे बिस्तरे में दो, चोरी ना कर लेना। हाँ। इवन व्हेन वी वर बाइंग फ्रॉम देम, हम उनको पे कर रहे थे, हमने हाँ। उनको कुछ एडवांस भी पेमेंट की हुई थी, हम उनसे डील कर रहे थे, लेकिन स्टिल वो हमें ट्रस्ट सुबह, नहीं था। वो ट्रस्ट नहीं था कि बिस्तरे गायब ना हो जाए। उसके अलावा एक दो इस तरह की और ख्वारियाँ बहुत की, जबकि मेरे दोस्त इंजॉय कर रहे थे। तो आप समझ जाते हो, मैनेज कर लेते हो। लेकिन आपको इस बात की एक ये खुशी होती है कि यार जब आपके दोस्त ग्रेजुएट होंगे तो आप स्टेबल हो गए, आपके जब जो 1-2 साल बाद अपनी जॉब्स में स्टेबल हो रहे होंगे, तो आपका बिजनेस तब तक स्टेबल हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ये सारा इन्वेस्टमेंट आपने खुद किया या कहाँ से इन्वेस्टमेंट कैसी ली? शुरू में हमारी इन्वेस्टमेंट लगी थी तकरीबन 26 to 30,000, अच्छा। जो हमने डब्बे बनवाए थे। तो ये मैंने अपनी फैमिली से लिए थे, अपनी सिस्टर से लिए थे कोई 20,000। उसके बाद जब हमने ऑरेंज सोर्स करने थे, तो वो तकरीबन पहली शिपमेंट जो 100 बॉक्सेस की थी, वो मैं तकरीबन 40,000 उस पर परचेजिंग कॉस्ट थी। तो वो मैंने अपने कज़न से लिए। ही वॉज़ वेरी काइंड एंड ही इज़ स्टिल वेरी काइंड। अच्छा, वो हमारी शिपमेंट हो गई। उसके बाद जब मैं एंगोस में आया, तो नमल में थे जाहिद हनीफ, नमल के CFO थे, उन्होंने हमें पढ़ाया भी था। तो ही वॉज़ वेरी काइंड टू इन्वेस्ट विद अस, अच्छा। एंड उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। ही इन्वेस्टेड तकरीबन 180,000 रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट किया हमारे साथ। हमें इतना प्रॉफिट नहीं उन्हें कमा के दिया, लेकिन स्टिल वी वर एबल टू गिव हिम हिज मनी बैक।
एंड विद लॉट ऑफ मैंगोस। आम हमने रच के खाए सारों ने, ये नहीं था कि हम इस चीज़ में ये नहीं होती कि आपने नहीं आपने या अपनी फैमिली को नहीं भिजवाने, फ्रेंड्स को नहीं भिजवाने, आप हाँ। अपने फैमिली फ्रेंड्स में अनलिमिटेड भिजवा लेते हो। तो हमने इतना प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन हमने आम रच के खाए। उसके बाद जब अभी रिसेंटली नवंबर में मुझे फिर से पैसे चाहिए थे, पैकेजिंग ऑर्डर करनी थी, मार्केटिंग कॉस्ट एंड व्हाट्सोएवर। तो मैंने अपने पूरे बिजनेस डिपार्टमेंट के जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं सारों को ईमेल की अच्छा। कि दिस इज़ माय बिजनेस, मैंने पहले प्रॉफिट कमाया एंड आई एम एक्सपेंडिंग इट, मुझे पैसे चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको इन्वेस्टर से मिलाते हैं, कहानियाँ कुनियाँ करा दी। डायरेक्टर थे इसमतुल्ला, उनके पीछे मैं पड़ा रहा कि सर मुझे करें, कुछ करें, क्योंकि वो फंड अरेंज कर सकते थे। ही वाज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द नमल। जी। तो उन्होंने नमल के थ्रू तो उन्होंने पर्सनली ही गेव मी ₹40,000 विद अ शेयर ऑफ 6.5%। एंड एक और टीचर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे मना किया था, ही गेव मी 30,000 अच्छा। वैसे ही विदाउट एनी शेयरिंग। तो 70,000 से मैंने स्टार्ट किया था। 70,000 के हमने डब्बे ऑर्डर किए, कुछ कस्टमर्स की एडवांस पेमेंट थी 20-30 हज़ार, और कुछ मैंने दोस्तों से लिया 20-30 हज़ार। हमने पहले अपनी शिपमेंट 100 डब्बों की किन्नू की निकाली। तो मतलब जो हमने स्टार्ट 70,000 की हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, हमारा रेवेन्यू 20 लाख तक टच किया। अच्छा। 70,000 से 20 लाख, और हमने 70,000 इन्वेस्ट करके 4-5 लाख कमाया। मैं साथ साथ खर्चता रहा हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये सीन है कि मैंने इस तरह इन्वेस्टमेंट रेस की, और अभी भी मुझे जब पैसे चाहिए थे तो आई कॉन्टेक्टेड दैट कजन ऑफ माइन अगेन। अच्छा। तो ही सेंट मी अगेन। तो अब ये है कि अब जैसे जैसे ग्रो कर रहा है बिजनेस, तो आई होप कि रेवेन्यू इतना हो जाए कि मुझे दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए ना जाना पड़े। लेकिन स्टिल अगर इन्वेस्टमेंट के लिए जाना पड़ा तो आई विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन आपको तो आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होता है, पूरा यकीन होता है, लेकिन दूसरे को कैसे यकीन दिलाया जाए कि वो अपना पैसा लगाए एक यार प्रोडक्ट पे जिस पे आपको बिलीव है? दिस इज़ द वे, मतलब कि आप अपनी स्टोरी सुनाते हो, आप उनको थोड़े स्टैट्स दिखाते हो, एंड द अदर थिंग इज़ कि वो आप पे कितना कितना आपको ऑलरेडी जानते हैं और वो कितना आप पे ट्रस्ट कर पाते हैं। जैसे डायरेक्टर थे, वो मुझे पहले नहीं जानते थे, बट उन्होंने नंबर्स देखे कि हमारा प्रॉफिट है और हम कर सकते हैं, तो उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। मैंने उन्होंने थोड़ा पिछला रिकॉर्ड देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द श्योरिटी। तो मैंने उनको बताया कि लॉस नहीं है इस बिजनेस में, देयर इज या ब्रेक इवन पे हम आएंगे या प्रॉफिट होगा, देयर इज नो लॉस। तो या तो उनको उनके पैसे वापस मिलने थे या उनको प्रॉफिट के साथ मिलने थे, उनके इन्वेस्टमेंट से उनके पैसे नहीं कम हो रहे थे। तो ये श्योरिटी मैं देता हूँ कि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, आपको पैसे वापस मिलेंगे, प्रॉफिट के साथ मिल सकते नहीं भी मिल सकते, लेकिन प्रॉफिट, लेकिन ये है कि लॉस नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने जितनी भी अभी तक 2-3 छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स ली हैं, लोग नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन स्टिल जो मैंने जाहिद साहब से लिए थे 180,000, फिर रेक्टर से लिए 40,000। तो ये था कि हो जाता है जब आप लोगों को बताते हो, नंबर शेयर करते हो, आप उनको ट्रस्ट दिलाते हो, तो लोग आपके साथ आ जाते हैं। जब आप पैशनेट होते हो ना किसी चीज़ के बारे में, जब वो देखते हैं कि द गाय इज सीरियसली इंटरेस्टेड एंड पैशनेट अबाउट समथिंग, तो वो कहते हैं यार चलो लगा दो पैसे। अच्छा। और मनी मैनेजमेंट कैसे की, क्योंकि अब तो आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, तो उसको सेव भी करना था, क्योंकि फिर बाद में आपने खुद इन्वेस्ट करना था उसमें। तो वो आर्ट कैसे, क्योंकि इस उम्र में तो पता भी नहीं चलता जब पैसा आना शुरू नहीं, होता है। आई एम स्टिल लैकिंग इन दैट आर्ट, मनी मैनेजमेंट। मैं आई एम नॉट एबल टू सेव। ये पीछे मेरी मैकबुक पड़ी हुई है, अभी ली मैंने। तो आई एम नॉट गुड इनफ इन सेविंग एट ऑल। मेरा ये होता है कि यार अभी आपके पास पैसे आ रहे हैं ना, अभी आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करें, अच्छा। जब आपके पास इजाफी आना शुरू होंगे तो आप सेव करें। आप अभी से ना ही सेव करना शुरू कर दें और अपनी ख्वाहिशात को अभी से ना आप बांध लें कि बाद में जाके करेंगे। बाद का क्या पता। लिव इन द मोमेंट एंड वर्क फॉर द फ्यूचर। और कैसे एंजॉय करते हैं फिर इतनी ज़्यादा एफर्ट के बाद? क्या एंजॉयमेंट का क्या सीन होता क्या एंजॉयमेंट करते हैं यार, मैं ट्रैवलिंग का शदीद तरीन शौकीन रहा हूँ। तो 2019 में आई हैव बीन टू थाईलैंड। एक प्रोग्राम था, इट वाज पार्शली फंडेड कल्चरल एक्सचेंज का। तो ट्रैवलिंग हैज़ बीन माय फुल टाइम पैशन, या आप कह लो कि मैं ट्रैवलिंग से ही अपने आप को अम्यूज़ करता हूँ। तो 2019 में थाईलैंड गए, काफ़ी फ़न किया, शुगल किया। उसके बाद 2021 में अभी फुल कोविड में आई वेंट टू दुबई एंड उज़्बेकिस्तान अगेन, एंड दैट ट्रिप वाज वंडरफुल।
तो मेरा ये होता है कि यार आपने पैसे कमा लिए हैं, आपने अपने चाहने वालों पे, अपने फैमिली पे इन्वेस्ट लगा दिए, जी। उनकी आपने जो भी उनको चाहिए या जिस तरह भी आपने लगाने हैं, आपने ग्रोसरी कर ली घर की, आपने यूटिलिटी बिल्स पे कर दिया, आपने व्हाट्सएवर, उसके बाद ये है कि आप अपनी खुशी पे भी इन्वेस्ट करें। सही। टेक अ टिकट एंड गो टू एनीवेयर यू लव। बिल्कुल। और ये जो आपने ट्रैवल किया, आपने कहा वो फंडेड था, वो फंडेड कैसे था? फंडेड ऐसे था कि एक सीनियर थे, जब जैसे आप अभी फर्स्ट ईयर में आए हो, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, ये उस तरह मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो हमारा ओरिएंटेशन वीक चल रहा था। एक फोर्थ ईयर के सीनियर थे, सुभान नाम था, अच्छा। तो वो सेम प्रोग्राम के थ्रू थाईलैंड से आए थे एक हफ्ता गुजार के। तो उन्होंने हमें ओ वीक में बताया कि मैं थाईलैंड गया था और वहाँ पे आई एंजॉयड अ लॉट। तो मैं उनके साथ इन टच रहा सही। कि अगर दोबारा कोई सेम अपॉर्चुनिटी है तो इन्फॉर्म मी। तो वो 2018 के नवंबर में, सितंबर में हम आए थे, 2019 के फेब में वो अपॉर्चुनिटी दोबारा आ गई। तो वीडियो एडिटिंग में मेरा थोड़ा हाथ अच्छा है, तो मैंने आपकी सिलेक्शन होनी थी सिर्फ वीडियो पे। अच्छा। आपने वीडियो में ये बताना था कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन रिगार्डिंग कल्चर्स विदाउट बॉर्डर्स। अच्छा। अगर बॉर्डर्स नहीं होते तो पूरी दुनिया के कल्चर कैसे होते। तो मैंने काफ़ी अच्छे से वीडियो बना के एंड आई अप्लाइड। और मुझे याद है कि उन्होंने 31 मार्च को हमें अनाउंस करना था कि सिलेक्ट हुए या नहीं। उन्होंने हमें 28 मार्च को अपने फेसबुक पेज में अनाउंस कर दिया। मैं मैस में बैठा खाना खा रहा था, अ सीनियर केम टू मी, जिसने उसने भी अप्लाई किया था। अच्छा। अ सीनियर केम टू मी कि यार सिलेक्शन हो गई है। उसने कॉल की थी मुझे, तो अच्छा। मैंने जल्दी से उनका फेसबुक पेज खोल के देखा। अब मेरा ये है कि उस्मान नाम है मेरा, जी। लेकिन ऑफिशियल नाम मोहम्मद उस्मान है। तो मैं यू से जाके देख रहा था, यू की लिस्ट में। अब यू की लिस्ट में तो कोई नाम ही नहीं था उस्मान। तो मैंने कहा नहीं, ये कहता मोहम्मद उस्मान देखे। जब मोहम्मद उस्मान देखा ना तो देयर वाज माय नेम अच्छा। एंड आई वाज टू मच हैप्पी। बिल्कुल। तो उसके बाद फॉर द वीज़ा एंड फॉर द फ्लाइट मैंने खुद ही अरेंज करना था। फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस कोई तकरीबन 100,000 का एक्सपेंस था। अच्छा। और बाकी के जो से एक्सपेंस थे, टू एक्सप्लोर थाईलैंड, टू लिव देयर, टू ईट देयर एंड टू वॉट एवर वी वांट टू डू देयर वाज फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ विलायलक। अच्छा। तो ये इस तरह फंडेड था। और देन अगेन इन उज़्बेकिस्तान इट वाज फंडेड, इट वाज काइंड ऑफ फुली फंडेड। अच्छा। और अब आपका एफआईपी है, अभी आप थोड़ी देर में प्रेजेंटेशन देने भी जाएंगे, तो ये बिजनेस से रिलेटेड आपने एफआईपी भी की है? जी बिल्कुल। मैंने सोचा कि जब बिजनेस चल रहा है तो किसी और चीज़ में पंगा क्यों लें। मतलब कि अगर मैं एफआईपी किसी और चीज़ में सेलेक्ट कर लेता तो शायद मेरा सी आता या डी आता। लेकिन अब मैंने एफआईपी अपने बिजनेस पे सिलेक्ट किया, तो आई एम श्योर कि मेरा ए से नीचे नहीं आएगा। ए प्लस आ सकता है, ए आ सकता है, ए माइनस आ सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आई हैव प्रॉफिट्स, आई हैव माई ब्रांडिंग, आई हैव माई कस्टमर्स, आई हैव एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर अ गुड एफ आई प्रोजेक्ट। लास्ट में मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा, फिर आपको मैं इजाजत दूंगा। ये बताएं कि अब नेक्स्ट कहाँ देखते हैं अपने आप को, नेक्स्ट 5 ईयर्स? नेक्स्ट 5 ईयर्स में यार मैंने 2-3 साल का मैंने जो बिजनेस की प्रोजेक्शन की हुई है वो ये है कि टू मेक इट अ फुल फ्लेज ऑर्गेनाइजेशन माल्टाइगो। देयर शुड बी मार्केटिंग गाइस, क्योंकि अभी तक मार्केटिंग है, सोर्सिंग है, सप्लाइंग है, लॉजिस्टिक है, कस्टमर सर्विस है। मैंने अकेले पिछले सीज़न में कोई 7-8 हज़ार लोगों को मैनेज किया है, तभी जाके उनमें से 1,000 मेरा कस्टमर बना है। सही। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि फुल फ्लैक्स टीम हो, मार्केटिंग की, रिसोर्सिंग की और लॉजिस्टिक्स की, इवन मेरे अपने डिलीवरी गाइज हों। एक ऑटोमेटेड बिजनेस हो। मैं 2-3 साल लगाऊं फुल इस पे, इसको एक ऑटोमेटेड बिजनेस बनाऊं। आई डोंट नो अबाउट रेवेन्यूज, वी मे हिट 10 मिलियन इन दिस ईयर और इवन इन नेक्स्ट ईयर। लेकिन ये है कि मैं इसको एक दफ़ा फुल फ्लैग ऑर्गेनाइजेशन बना लूँ 2-3 साल में, एंड उसके बाद ये है कि आई विल नॉट बी वर्किंग फुल टाइम। उसके बाद मैंने एंजॉय करना है बस। अभी मैंने 24 साल का होना है, तो ये मिशन है कि 26-28 साल तक मैं इसको एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की बना लूँ कि जो प्रॉफिटेबल हो और मुझे कुछ ना किए बगैर मुझे पैसे आते रहे। उसके बाद आई विल बी फ्री टू मूव। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू यार। बस आप